Hello friends, welcome to our YouTube channel Himachal Sarthi from Akarshan Gupta. So today we will discuss the chapter 3 MCQ multiple choice question, that is the salient features of the constitution। यानी कि आज हम चर्चा करेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है संविधान की मुख्य विशेषताएं। उसकी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी को लाने से पहले एक और केस आया था, उसका नाम था केशवानंद भारती केस 1973। अब इसमें क्या कहा गया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आई कि इसमें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि 368 तो क्या करेगा, आपका संविधान में बदलाव करने के लिए कोई भी संशोधन होगा किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 368 के तहत। पर केशवानंद भारती केस में कहा कि ठीक है, संसद के पास शक्ति तो है किसको, संविधान में संशोधन करने के लिए, पर वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकता। तो ये भी आपने याद रखना है। केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973 में। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 42वां संशोधन अधिनियम। इसकी डेट भी याद रखनी है, 1976। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका और भारत दोनों का क्या है, लिखित संविधान, पर ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर बी इज करेक्ट, दैट इज ब्रिटिश। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहला फीचर्स क्या है इसका, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहां पर क्या दिया गया है, अलिखित, पर भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि इट इज द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, यानी कि भारत का संविधान कैसे है, फ्लेक्सिबल भी है और इसके साथ साथ क्या है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान क्या है, नम्यता भी है और अनम्यता का समन्वय है, यानी कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। भारत का संविधान फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है। और नम्यता का मतलब क्या होता है, और नम्यता का हम मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब है, नम्य या लचीले संविधान का मतलब यह वह कहलाता है कि जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानूनों के निर्माण में वह प्रक्रिया की जाती है। तो वो तो क्या कहलाएगा, नम्यता। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे देश में कुछ कानून कैसे साधारण बहुमत द्वारा भी पारित किए जाते हैं। और अनम्यता का मतलब क्या हुआ कि जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। जैसे आर्टिकल 368 के तहत हमें कोई भी संविधान को संशोधन करना है तो हमें लगभग कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत, और इसके साथ साथ जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, और पूर्ण बहुमत चाहिए। तो यानी कि हमारा देश क्या है, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है, यानी कि नम्यता के साथ साथ अनम्यता का भी समन्वय भी है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन में आए, एकात्मकता की ओर झुकाव परंतु संघीय व्यवस्था की ओर नहीं। भारत जो है एकात्मक ढांचा भी है, परंतु भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था भी है, क्योंकि भारत में क्या है, शक्तियों का बंटवारा भी है। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, शक्तियों का क्या होगा, केंद्र के पास भी कुछ शक्तियां होंगी और राज्यों के पास भी अपनी अपनी शक्तियां होंगी। पर जैसे ही मान लीजिए कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो सारी शक्ति किस ओर शिफ्ट हो जाती है, आपकी केंद्र की ओर।
तो भारत में एकात्मकता का ढांचा भी है, साथ में संघीय व्यवस्था भी है, पर इसमें क्या दिया है, संघीय व्यवस्था की ओर नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड और फोर्थ इसकी करेक्ट है, पर फर्स्ट और थर्ड इसकी जो है इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो आइए अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। तो भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, इसमें संघ के कौन कौन से लक्षण विद्यमान नहीं हैं। यहां पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा है आपका, नहीं है। तो भारत की संविधान जो है ना, एक संघीय सरकार है और एक आपकी एकात्मक सरकार है। तो संघीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक तो यहां पर क्या होनी चाहिए, दो सरकार। हाँ जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन शक्तियों का विभाजन, हाँ जी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड है आपका संविधान का लचीलापन। तो इस ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो इसका आपका संविधान का लचीलापन नहीं होगा, इसकी जगह क्या आएगा, संविधान की कठोरता। तो संविधान का लचीलापन इसका उदाहरण नहीं है, संविधान की कठोरता यानी कठोर संविधान, यानी उसका संशोधन करने के लिए आपको क्या, एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और ऑप्शन डी की है आपका लिखित संविधान। तो ये भी आपका करेक्ट है, पर इसमें क्या पूछा है आपका, नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप एक काम करिए, संघीय सरकार के लक्षण को नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी जो है ना, ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, किसके, HAS के एग्जाम में। तो सबसे पहले आप इसकी विशेषता लिखो। 3 विशेषताएं तो आपको दे दी गई हैं, एक आपकी दो सरकार, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा लिखित संविधान, चौथा संविधान की कठोरता, पांचवा संविधान की सर्वोच्चता, और लास्ट है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता, ये कि हैं आपके फीचर्स हैं किसके, संघीय सरकार के। तो आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण कौन से विद्यमान है। तो यहां पे लिख दिए संघीय लक्षण कौन कौन से विद्यमान हैं। तो एक तो आपका सशक्त केंद्र या मजबूत केंद्र, या इसका एक फीचर है। दूसरा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। अब संविधान की सर्वोच्चता मैंने आपको पीछे किस क्वेश्चन में बता दी कि वो क्या है आपका संघ का फीचर है। तो ऑप्शन बी तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। ये भी क्या है आपका संघीय ढांचे में आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या आपकी आपातकालीन का प्रावधान थी। हाँ जी, जब भी आपातकाल लगता है तो सारी शक्ति किसकी ओर आ जाती है, आपकी केंद्र की ओर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप जो गैर संघीय लक्षण है, तो यहाँ पे आप गैर नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा है, गैर संघीय लक्षण है या एकात्मक ढांचा है, उसके भी आप लक्षण को एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो एक तो लक्षण है इसका एक सशक्त केंद्र, दूसरा एक संविधान, तीसरा एकल नागरिकता, यानी कि पूरे भारत में हर एक व्यक्ति की केवल एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की अलग है और केंद्र की अलग, वो क्या कहलाएगा, केवल भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर संविधान का लचीलापन, इसमें ध्यान दीजिएगा कि संघीय लक्षण तो क्या है, संविधान की कठोरता, पर इसमें कौन सा लक्षण आएगा, संविधान का लचीलापन। फिर अगला लक्षण है इसका एकीकृत न्यायपालिका, और आपका आगे ऑप्शन अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान आदि। तो फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आइए अब सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर पढ़ें। अब इसमें क्या है, आपने क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला है, कुछ ये जो हैं लेखक हैं और इन्होंने भारतीय संविधान में कुछ क्या व्याख्या की है। तो एकात्मकता की भावना में संघ और अर्ध संघ किसके द्वारा कहा गया है, तो वो किसके द्वारा कहा गया है, केसी वेयर के द्वारा। तो ऑप्शन 1 का क्या होगा, सीधा ए आ जाएगा। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया है, मोरिस जोन्स के बारे
द्वारा। थर्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया है? ये भी ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। और फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसके द्वारा कहा गया था? IVR जेनिंग्स के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपको जो है अपनी कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि 2019 के एलाइड के पेपर में ये डायरेक्ट पूछा गया था कि किसने जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म की व्याख्या की थी। तो इसका आंसर क्या होना था? मॉरिस जोन्स। तो आइए हम 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। तो भारतीय संसदीय प्रणाली को किस और नाम से जाना जाता है? तो संसद को वेस्टमिंस्टर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेट्स में से इसके क्या हैं? सही हैं। तो आइए 8th क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तो भारत में क्या होगा? वास्तविक एवं नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। हाँ जी, जैसे वास्तविक में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और नाममात्र आपका राष्ट्रपति। तो ऑप्शन 1 तो आपका करेक्ट हो गया। बहुमत वाले दल की सत्ता। हाँ जी, जो भी दल जो है बहुमत में आता है वो क्या बनाता है? अपनी सरकार बनाता है। थर्ड ऑप्शन, लोकसभा तथा विधान परिषद का विघटन। और 4th ऑप्शन है आपका, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। तो 4th ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, पर 3rd ऑप्शन में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी दिखेगी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? लोकसभा तथा विधान परिषद का विघटन। अब लोकसभा का विघटन या डिजोल्व कब होती है? हर 5 वर्ष बाद। पर विधान परिषद क्या है? आपका एक निरंतर चलने वाला सदन है। अगर इसकी जगह क्या होता? विधानसभा होता तो तीनों चारों ऑप्शन करेक्ट होते, पर यहां पर क्या लिख दिया है? विधान परिषद का विघटन। और विधान परिषद का विघटन कभी भी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता आप ली गई है अमेरिका के संविधान से। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रक्रिया का प्रावधान है? विधि की नियत प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसको अगर हम ऐसा समझें तो इसका उल्लेख सिर्फ भारत के एक ही जगह किया गया है। कौन सा? संविधान में आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसकी लाइफ नहीं छीन सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो किया जाता है आपका अमेरिका में, पर इंडिया में कौन सा फॉलो किया जाता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें केवल यह देखा जाता है कि मान लीजिए कोई भी अगर भारत में कानून बनता है तो कानून बनाने की बेसिक प्रक्रिया क्या है? वो पहले लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों सदनों में अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया है तो लोकसभा में, और लोकसभा में प्रस्तुत किया है तो राज्यसभा से, और फिर दोनों सदनों से ये पारित हो गया तो ये कहाँ पहुंचेगा? आपका राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जैसे उस पर सिग्नेचर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? विधेयक से अधिनियम, यानी कि बिल से वो क्या बन जाएगा? सीधा एक्ट, यानी कि कानून बनकर तैयार हो जाएगा। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखा जाता है कि जो भी कानून बनाया गया है उसमें जो प्रोसीजर लगी या प्रक्रिया लगी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इसमें जो है इमोशंस को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें केवल ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा है और उसे उस कानून के तहत सजा मिली है तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पर विधि द्वारा नियत प्रक्रिया में क्या देखा जाता है? इसमें जो है इमोशंस को भी जोड़ा जाता है कि ठीक है प्रोसीजर तो ठीक है, पर क्या ऐसा करना उचित था या नहीं था। तो ये कहां पर फॉलो किया जाता है? आपका अमेरिका में। पर इंडिया में केवल क्या फॉलो किया जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको भी आपने ध्यान रख लेना है। और ये कब का क्वेश्चन है?
2016 के एचएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भारत में संविधान किस प्रक्रिया का प्रावधान है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अगला क्वेश्चन का क्या बना, इसका वर्णन संविधान में कहाँ है, केवल आर्टिकल 21 में इसका क्या है, वर्णन किया गया है। तो आइए 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो प्रथम अनुसूची, अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूची हैं। तो इसमें हमें क्या बोला गया, इस क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या देखिए, मिलान कीजिए कि कौन सी अनुसूची कहां से आपकी मैच करती है। तो प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल किसका वर्णन करता है, आपका राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन करता है। तो पहले ऑप्शन का तो क्या हो जाएगा, सीधा 2 करेक्ट। अब चौथी अनुसूची किसके बारे में वर्णन करती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, इसका वर्णन कहाँ किया गया, आपका चौथी अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, आपका दल परिवर्तन कानून के बारे में। और 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, 4 का, डी का 4। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए 12th क्वेश्चन की ओर बढ़े कि दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आपने ध्यान रखना कि इसमें क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, राष्ट्रपति आपका शामिल है, बिल्कुल शामिल है। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल भी इसमें शामिल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। पर ऑप्शन डी, महान्यायवादी, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसमें दूसरी अनुसूची में और क्या क्या है, क्या क्या शामिल है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो कौन सा है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला, राज्यों के सभापति और उपसभापति, राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और अंत में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वर्णन है, पर महान्यायवादी का इसमें उल्लेख नहीं है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो 13 क्वेश्चन में आए हम। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। यानी तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है कि कौन व्यक्ति शपथ किस तरह लेगा। अब कौन कौन व्यक्ति की शपथ का में इसमें वर्णन किया गया है, एक तो आपके संघ के मंत्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। राज्य मंत्री, ये भी करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी करेक्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 क्वेश्चन, 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया, किसका वर्णन किया गया है, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और इसे भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसे जो है भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब आइए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत के किस देश के संविधान द्वारा सम्मिलित की गई है। तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में। और यह किस देश के संविधान से ली गई है, ये ली गई है जापान के संविधान से। 16 क्वेश्चन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जब भी आपातकाल की घोषणा होती है आर्टिकल 352 के तहत, तो आर्टिकल 19 आपका एकदम तो क्या हो जाता है, इसके आर्टिकल 19 के जो 6 प्रावधान है ये क्या हैं, बिल्कुल आपके सस्पेंड हो जाते हैं। पर और आपका आर्टिकल 20 और 21 तो बना रहता है, पर बाकी अनुच्छेद सस्पेंड नहीं होते, पर उनकी या उन्हें लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाने पर रोक लगा दी जाती है। तो इसका वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, आपका सस्पेंड हो जाएगा। और 359 क्या कहता है,
अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जो भी आपके मूल अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय जाने पर रोक लगा दी जाती है। और ये कहां से कॉपी किया गया है? आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होगा, ये कहां से कॉपी किया गया है? आपका जर्मनी के संविधान से। तो इसको आपने ध्यान रखना है। पर आपातकाल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहां से कॉपी किया गया है? 1935 के अधिनियम से। इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अब आइए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 17वें क्वेश्चन, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार की स्वतंत्रता, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से इसे सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब भी क्या हो, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। किस मामले में? साधारण विधेयक के मामले में। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक हमेशा कब होती है? साधारण विधेयक के मामले में। पर जब भी संविधान संशोधन के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं करवाई जाती। और व्यापार की स्वतंत्रता, ये सब किस देश के संविधान से कॉपी किया है? हमारे देश के संविधान ने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आइए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। राष्ट्रपति का महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। तो ये आपने याद रख लेना है। अब आइए थोड़ा सा आगे और बढ़े हम। 19th क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भी संविधान में संशोधन करना है और राज्यसभा में सीटों का आवंटन तो कहां से लिया गया है? आपका 4थी अनुसूची में। और कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाएगा? तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लगभग हमने 3rd चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर गाइज आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।